जी नाज़रीन, हम इस हैली में ट्रैवल करके पहुंच गए हैं जनूबी वज़ीरिस्तान। और जनूबी वज़ीरिस्तान में हम इस वाना में मौजूद हैं। और बल्कि मैं चाहूँगी कि जो मेरा कैमरा है वो ज़रा सा इसको पैन करे और दिखाए कि ये वो जगह थी जो कभी इंतहाई बदहाली का शिकार थी। ये वो जगह थी जो दहशत गर्दी जो यहाँ पर होती रही है उसका मुँह बोलता सबूत थी। अब यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के काफ़ी काम हो चुके हैं। यहाँ पर जो हमारे पाक जवान हैं उन्होंने जिस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा किया, जो तमाम चीज़ें हुई वो मेरे और आपके सामने हैं। हमें ये बताया गया है कि हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे हम एक हॉस्पिटल का विज़िट करेंगे। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से दोबारा से बनाया गया है, जिस तरह से इसको पूरा रिफ्रेम किया गया है, ये यकीनन एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और जिस तरह से हमने दहशतगर्दी से निपटा है। मैं यहाँ पर आगे हम जाएंगे। ये बेसिकली JSC हेली पोर्ट है, 4850 फीट। और यहाँ पर आने का मकसद यही है कि यहाँ पर आके ये बताया जाए कि किस तरह से हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है और आगे भी यकीनन इसी तरह होगा। कुछ कॉलीग्स मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं यहाँ पर बात करूँगी और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आगे जाएंगे, जो यहाँ पर काम हुआ है वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। तो स्टे विद अस और फॉलो अस। South Waziristan smiles again, and this is the right thing, that South Waziristan smiles again. And it happened around, it took 18 years, 15 years. और वाकई यहाँ पर आके हमें अंदाज़ा हुआ है कि साउथ वज़ीरिस्तान दोबारा से मुस्कुरा रहा है। साउथ वज़ीरिस्तान रिस्टोर हुआ है, दोबारा से बना है। जो यहाँ पे लोग पहले आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पैसिफिकेशन जो एफ़र्ट्स है जहद मुसलसल, यहाँ पे इनकी डिटेल्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, मस्जिदें दोबारा बनाई गई हैं। मॉडल हेल्थ फैसिलिटी लता, अंगूर अड्डा, जो एक ज़माने में बिल्कुल तबाह हाल थे वो इलाके। जब हम दहशतगर्दी के दौरान ट्रांसमिशंस कर रहे होते थे, आई स्टिल रिमेंबर, तो हम ये बता रहे होते थे कि किस तरह से ये अंगूर अड्डा को तबाह किया गया। कैडेट कॉलेज, वाना एग्रीकल्चर पार्क, शुलाम हॉस्पिटल, मकीन मार्केट, गोमाल, तखला, जंडोला, वाना का नाम हम हमेशा सुनते थे कि वाना पे ये हमला हो गया, वाना पे ये ड्रोन हुआ, वाना पे ये धमाके हुए। उसके बाद फ्री कैंप्स लगाए गए, रिहेबिलिटेशन हुई, एग्रीकल्चर पार्क वाना का बनाया गया। और आप ये यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान पाक आर्मी ने ये महसूस किया कि दायमी और मुस्तकिल अमन का क़याम लोगों की फलाह बहबूद के साथ मुंसलिक है, जिसको पाकिस्तान आर्मी ने 3 हिस्सों में मुकम्मल किया। डेवलपमेंट, डी रेडिकलाइजेशन, गेनफुल यूथ। तो ये वो अचीवमेंट्स है बेसिकली जो पाक आर्मी ने इस अरसे में हासिल की हैं। ये वो आर्काइव गैलरी है जिसका इन्होंने विज़िट कराना था। हम दूसरी साइड पे भी चलते हैं जहाँ पे वो उन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस का जिक्र है जो 2018 से ऑनवर्ड्स हुए। पाक आर्मी ने जिस तरह से इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, मैं चाहूँगी कि कैमरा मेरा ये दिखाए। कैप्टन अब्दुल कदीर with cover name Raja got direct hit by terrorist bullet in one of the operations, passing through his bulletproof vest, SMG magazine and ballistic plate। और ये उनकी वो बेसिकली बुलेटप्रूफ वेस्ट भी है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये वो ऑपरेशन हुए सिपारा सर, सरजी, शाकटू, सोइफ, शवाल, पीर घर, यहाँ इन जगहों पे ऑपरेशन हुए हैं। इनकी ड्यूरेशन भी है 5 to 8 अप्रैल 2018 से लेकर ऑनवर्ड्स 19 और फिर ये 20। ये रिकवरीज जो यकीनन इन ऑपरेशंस के दौरान हुई हैं, रॉकेट, ग्रेनेड, राइफ़ल, रिपीटर, ये वो असला है जो जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है और ये रिकवरीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला फ्रंटियर कोर, डिफेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ 443 फोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड नेटवर्किंग जिस तरह से रोड्स की हुई है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, वो यकीनन रिमार्केबल एक चीज़ है। ये बॉर्डर मैनेजमेंट है। अंगूर अड्डा टर्मिनल, इसका भी इन्होंने ये एक मॉडल बनाया हुआ है और ये बॉर्डर है बेसिकली।
फेंसिंग जो खुद एक झगड़ा बनी हुई है, कुछ लोग उसको मान रहे हैं, कुछ लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत रिमार्केबल चीज़ है, एक बहुत रिमार्केबल मैनेजमेंट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर टर्मिनल लीगल क्रॉस मूव को उन्होंने मेक श्योर किया है, फिर फेंसिंग की है यहाँ पर 830 किलोमीटर्स इस बॉर्डर पर। हम लोग इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद हैं। ये आर्काइव गैलरी आपके सामने है जिसकी फुटेज आप अपनी कैमरा टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ़ाटा के खैबर पख्तूनख्वा में ज़म होने से कबल जनूबी वज़ीरिस्तान का शुमार भी फ़ाटा में होता था, मगर 2018 में फ़ाटा का इंज़माम होने के बाद अब जनूबी वज़ीरिस्तान का शुमार खैबर पख्तूनख्वा में होता है। जनूबी वज़ीरिस्तान का रकबा 6620 किलोमीटर है और इसकी आबादी 6,75,000 से ज़ायद है। जनूबी वज़ीरिस्तान के मग़रिब में इसकी सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है, शुमाल में शुमाली वज़ीरिस्तान से, मशरक़ में सूबे खैबर पख्तूनख्वा और जनूब में सूबे बलूचिस्तान। इसका मरकज़ी इलाका वाना है और इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी कैमरा टीम के साथ वाना में। जी नाज़रीन, मेरे साथ डीसी साहब यहाँ पर मौजूद है, अमजद मिराज साहब, जो कि जनूबी वज़ीरिस्तान के डीसी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे विज़िट कराना चाहिए जी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस इलाके पे अमन के हवाले से डिफरेंट फेजेस आए। पुरअमन इलाका था और अचानक यहाँ पे एक वेव आ गई दहशतगर्दी की, हालात ख़राब हो गए, मगर अभी अल्लाह के करम से अमन आ चुका है और यहाँ पे लोग दोबारा आबाद हो चुके हैं, उनकी मईशत रोज़गार बहाल हो चुका है। तो वो जो हमारे ऊपर एक सख्ती का फेज़ आया था तो हमने उसको सेव किया है, उसकी एक यादगार आप लोग। तालिबान और मरकज़ जी, ये तालिबान हुआ करते थे। देखिए जी, ये यहाँ पे नहीं होते थे। हमने आपको एक वो अपना जो सिनारियो था वो शो करना चाह रहे हैं कि ये इस तरह के उनके वो हट्स होते थे, इस तरह की उनकी वो सुरंग्स होती थी और वो इस तरह वो ऑपरेट करते थे। क्या लाइफस्टाइल और किस तरह से जी जी, प्लीज़ प्लीज़। तो ये उस वक़्त के जो हालात, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जी वो तहरीक तालिबान जिस तरह ऑपरेट करते थे, और ये हमने उसको अपना प्रिजर्व किया है, जो उनके अपने सिंबल्स हैं, अपना रेमिनिसेंट्स। तो ये इस तरह के हालात थे। अभी हम आपको उधर दिखाना चाहते हैं अपना टेररिस्ट आर्सेनल। ये सब चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे होते थे डेफिनेटली, नेटवर्किंग के लिए और अपना बॉम्ब्स के लिए, और ये इस तरह की डिवाइसेस यूज़ करते थे। दीज वर यूज्ड फॉर IEDs। और IEDs की 3-4 किस्में हैं, टाइम डिवाइस, अपना ट्रिगर डिवाइस, या उसको अपना फिक्स करके छोड़ देते थे। तो ये जो उनके अपना डिफरेंट वो थे, ये उसको अपना वो हमने प्रिजर्व किया है। ये उनके स्विच के दौरान जी, ये उनके डेटोनेटर्स, ये एक्सप्लोसिव कंटेनर्स, ये उनके रेडियोज़, और वो जिस तरीके से राब्तों के लिए इस्तेमाल होते थे, कम्युनिकेशन। ये उनके अपना रॉकेट्स, आर्म्स थे, वेपन्स थे, पिस्टल्स, गन्स। ये वो तमाम वेपन्स हैं जो उनके तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल थे। जी, ये तो बड़े छोटे छोटे हैं, उनके पास तो और इससे ज़्यादा ये एडवांस्ड वेपन्स, ये एडवांस चीज़ें थी। ये वाले वेपन्स जो थे ये भी तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल थे। जी। जी नाज़रीन, अब हमारा ये एक जो हमारा स्टॉप ओवर था ये वाना में था, जनूबी वज़ीरिस्तान में, और इसके बाद हम रवाना हो रहे हैं, हमारी पूरी टीम रवाना हो रही है अंगूर अड्डा के लिए। यहाँ के डीसी साहब ने भी हमें बात की, यहाँ की हिस्ट्री के हवाले से भी हमें बताया, चीज़ों के हवाले से बताया। इस आर्काइव गैलरी का हमने विज़िट किया और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे दहशतगर्दी होती थी, किस तरह से दहशतगर्दी के लिए जो वेपन्स इस्तेमाल होते थे, किस तरह से तमाम जो उनके कम्युनिकेशन किस तरह से होती थी। अब हम जा रहे हैं दोबारा से इस हैली की तरफ और अब हम पहुँचेंगे अंगूर अड्डा। तो वहाँ पर क्या चीज़ें हमने एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह से अब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो वहाँ पर जाके भी हम आपको दिखाएंगे। जो लोग यहाँ पर पहले आते हैं बताते हैं कि ये सारा रॉकी था, ये सारा तबाहाली का शिकार था पिछले 10 सालों में, और हमारी फोर्सेस ने, हमारे पाक जवानों ने, हमारी आर्मी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद से इस जगह को जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया है वो हमारी और आपकी आंखों के सामने है। तो बड़ा अच्छा एक खुशी महसूस होती है, एक फ़ख्र महसूस होता है और दिल चाहता है, दिल से आवाज़ आती है कि पाक आर्मी जिंदाबाद।
यहाँ पे एक मुख्तसर सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह ताला इस रैली में 15 मिनट्स का हमारा ये ट्रैवल टाइम है और फिर हम आपसे इंशाल्लाह अंगूर अड्डा में मिलेंगे। स्टे विद अस। जी नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और वाना से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। बेसिकली इस्लामाबाद से हमारा सफ़र शुरू हुआ था जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए। स्टॉप ओवर हमारा वाना था। वहाँ का हमने दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो आर्काइव गैलरी वो आपको विज़िट कराई, वहाँ के डीसी से भी हमारी बात हुई। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं हैली से। ये अराउंड 15 मिनट्स की ड्राइव है अंगूर अड्डा पर। ये चेक पोस्ट है, बेसिकली अंगूर अड्डा चेक पोस्ट इसका नाम है। यहाँ से हम आए, ये आप देख सकते हैं, ये एक एंट्रेंस है। चूँकि ये चेक पोस्ट है और हमें ये बताया गया है कि पूरा इलाका जो फेंस, जिसके बारे में हमेशा ये बात करते थे कि अब पूरा उसको फेंस कर दिया है, सिक्योर कर दिया है। अब जिसने इस चेक पोस्ट से अफ़गानिस्तान जाना है, ये अंगूर अड्डा है और कैमरा का थोड़ा सा पैन करे तो मेरे लेफ़्ट पे यहाँ से एंट्री होगी और एंट्री होके इस गेट से बाहर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में ये इलाका न्यू अड्डा के नाम से जाना जाता है। ये अंगूर अड्डा है, चेक पोस्ट है। अगर आपने बॉर्डर क्रॉस करना है वो अफ़गानिस्तान है, वो न्यू अड्डा है। मैं यहाँ पर बल्कि जब मैं कुछ देख रही थी तो अगर कैमरा भी इसको दिखा सके, ये बेसिकली अंगूर अड्डा क्रॉसिंग पॉइंट है, गेट ऑब्जर्वेशन पोस्ट इनॉग्रेटेड बाय ब्रिगेडियर उबैदुल्लाह अनवर। तो बहरहाल सितंबर 2021, यानी ये कोई बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा है, अभी 6 महीने हार्डली ये चेक पोस्ट बनने के बाद ये चेक पोस्ट बनी है और उसके बाद ये पूरी फेंस हुई है। हमें उसके साथ ये भी बताया गया कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो फेंस के लगने से थोड़े से नाखुश इसलिए हैं कि शायद उनको ये लगता है कि जो पहले आज़ादी होती थी, क्योंकि इनके रिलेटिव्स यहाँ पे जो ज़्यादा है, अहमद ज़ई वज़ीर हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, जो पूरा एक कबीला है और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स कुछ यहाँ पर हैं, तकरीबन 15,000 के करीब, और जो अफ़गानिस्तान में हैं उनकी वो 10,000 प्लस इनको कह दें। तो उनका पहले जो बड़ा मामूल होता था, क्योंकि एक भाई वहाँ, एक भाई यहाँ है, बहन वहाँ पर है या कोई और सगे चचा मामू रिश्तेदार वहाँ पर है, लेकिन अब उनको जाने से पहले एंट्री करानी होती है। हम यहाँ पर आगे आपको लेके चलते हैं, बल्कि मैं थोड़ा सा क्लोज होती हूँ तो यू कैन सी। अच्छा, मेन जो सोर्स है वो यहाँ से ट्रेड का भी है। तो यहाँ से बेसिकली ट्रेड होती है और बड़ा मामूल की यहाँ पर ट्रेड होती है, बल्कि ट्रेड कई गुना बढ़ भी। पहले ये भी हमें बताया जाता था, ये आप देख सकते हैं लोडेड ट्रक्स वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमें ये बताया जाता था कि जी वहाँ पर जो है पहले सामान पहले भी आता था, लेकिन पहले वो एक उसका कोई लीगल प्रोसीजर नहीं था, अब वो लीगल प्रोसीजर के तहत आ रहा होता है। यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने बताया कि अंगूर अड्डा चेक पोस्ट है, बल्कि मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो ये जो सारे खड़े हुए दे आर अफ़गानीज़। अब फैंस हो गई है, प्रॉपर चेक पोस्ट है, एंट्री इस तरह से नहीं हो सकती, तो ये सारे अफ़गानी हैं जो वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं और वी कैन नॉट क्रॉस दिस बॉर्डर। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पराचा साहब, अब मुझे ये बताएगा कि क्या लगता है ये जो ट्रेड है, जो हम अभी बात भी कर रहे थे, यहाँ पर ट्रेड में कमी वाक़ई हुई है, ट्रेड में ज़्यादा हुई है, और ये अब कम से कम ये होगा कि लीगल वे से हो रही है, चीज़ें पहले भी आ रही जाए थी, क्या है आपका इसमें? देखिए, 15 अगस्त 2021 से पहले का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुक वो नहीं है जो अब है। 15 अगस्त 2021 से पहले जो अफ़गानिस्तान था या पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ था, अब उस पर्सपेक्टिव में लोग अभी तक सोच रहे हैं ये हमारी गलतफ़हमी है। अब वो अफ़गानिस्तान नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी हाईएस्ट ट्रेड एक वक्त में $2.6 बिलियन तक पहुंची है, उसके बाद फिर डिक्लाइन हो गई क्योंकि मार्केट में वेरिएशन आ गई। अब हुकूमत पाकिस्तान की जो कंसिस्टेंट कोशिशें रहीं, उन कोशिशों में ये अंगूर अड्डा का भी एक ये ओपनिंग शामिल है। पहले ये ट्रेडिंग रूट ऐसा सच नहीं था, मैंड जिसे कहते हैं कि जिससे हुकूमत पाकिस्तान को रेवेन्यू हासिल हो, अभी ये हो गया। अब रेवेन्यू आ रहा है कम से कम। अब रेवेन्यू आ रहा है, 250 ट्रक जब पर डे जा रहा है, नहीं 2.6 अरब डॉलर अब ट्रेड नहीं है, अब कम है, अब 1.67 बिलियन डॉलर तक है। लेकिन ये हुई 2021 15 अगस्त से पहले की। अब स्काई इज़ द लिमिट।
अब तो पाकिस्तान के लिए यहाँ कोई रुकावट नहीं है। अब पाकिस्तान ने जो कोशिशें की अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो जाए, इस्तेकाम आ जाए, तो अब तो भाई वो इसी रूट की अगर मैं बात करूं, फ़र्ज़ किया फैसलाबाद का ट्राला चलेगा, फैसलाबाद से वो जंग आएगा, जंग से डेरा इस्माइल ख़ान आएगा, डेरा इस्माइल ख़ान से टांक आएगा, टांक से वाना आएगा, वाना से अंगूर अड्डा के रास्ते वो पक्तिका से होता हुआ काबुल और फिर वो सेंट्रल एशिया और रूस तक जाएगा। ये हम तो आपने रोड शायद गौर से देखा, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये तो आगाज़ है और जब ये बॉर्डर पे फेंसिंग लगी है, अब तो वो शिकायत भी ख़त्म हो जाएंगी कि दहशतगर्द आते थे जाते थे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगते थे। तो 15 अगस्त 2021 ने आपके लिए एक बिगनिंग खोली है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम। आप यहीं के रहायशी हैं? ये के रहायशी उमली तस्बीह और अंगूर का मलक जो अहमद ज़ई वज़ीर। अहमद ज़ई वज़ीर। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कितने हैं और उधर अफगानिस्तान में अहमद ज़ई वज़ीर कितने हैं? क्योंकि यहाँ के ट्राइब ये डिवाइड ट्राइब है, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। इधर के बनस्बत उधर से हमारे वज़ीर लोग बहुत ज़्यादा है और वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के NSC होल्डर्स हैं। तो इसके आने जाने में हम ये कहते हैं कि दोनों तरफ से आसानी भी हो, क्योंकि उधर भी ज़्यादा लोग रहते हैं, उधर भी तकरीबन एक ही नस्बत के रहते हैं। इधर ये जो फेंस लगी है, इसका मकसद यही था कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई दहशतगर्दी के वाक़यात कह लें या दूसरे जो ऐसे वो ना हो, और जो यहाँ से आ रहा है उसकी भी एंट्री हो, जो यहाँ से जा रहा है उसकी भी एंट्री हो। तो आपको लगता है कि ये हक आपके हक में ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल काफ़ी बेहतर है। वैसे भी हमने अपने इलाके का अमन व अमान, इसमें हमारा बहुत बड़ा किरदार है। हमने इस इलाके को बहुत सिक्योर रखा है और इस तरह का फेंस की वजह से तो और भी सिक्योर हो गया। हम इसके ऊपर बहुत खुश हैं और ये कहते हैं कि इसके ऊपर और भी मतलब कि मजबूत किया जाए हमारा फेंस को, ताकि इस तरह के लोग फ़ायदा न उठाए जो दोस्त के बेस में आके वो हमसे इधर दुश्मन का फैसला करें। अभी कितनी बड़ी तादाद में रोज़ आते हैं या वहाँ से लोग यहाँ से जाते हैं? यहाँ का बुनियादी डेटा तो उधर बॉर्डर टर्मिनल पर पड़ा होगा। तकरीबन इधर के लोकल्स जो आते जाते हैं ये तकरीबन 2000-2500 तक के लोग पैदल आते हैं और बाकी ट्रेड का भी तकरीबन 150-200 की गाड़ी आते हैं, इधर उधर से आती जाती है। जी नाज़रीन, ये जो इस वक्त आप मनाज़िर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेसिकली अगस्त 2021 के बाद का अफ़गानिस्तान है और ये वो अफ़गानिस्तान है जहाँ पर अब तालिबान की हुकूमत है। मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकें तो अभी भी ज़ाहिर सी बात है अब अफ़गानिस्तान का जो कंट्रोल है, अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो अफ़गानी तालिबान, अफ़गानिस्तान की तालिबान की है। और मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं चेक पोस्ट पर अब सबकी इनकी ड्यूटी है, तो यहाँ पर ये वो तालिबान मौजूद है। ये एक नुमाया फ़र्क हमें इस दफ़ा यहाँ पर नज़र आया है कि अब जो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी है वो इनके हाथों में, और इन चेक पोस्ट पर अफ़गान जो ऑफिसर्स हैं या जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऑफिशियल्स यहाँ पर अब तैनात हैं। ये तमाम अफ़गानी हैं। फ़िलहाल तो वो डेफिनेटली यही देखने के लिए जमा हुए हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे मीडिया टीम्स आई हुई हैं, लेकिन अमूमन भी चूँकि ये यहीं से इनका आना जाना होता है तो ये यहीं पर होते हैं। और ये एक बॉर्डर है, ये यहाँ पर एक बेसिकली ये सिंगल लाइन फेंस है, लेकिन हमें ये बताया गया कि क्योंकि ये चेक पोस्ट है, यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग भी होती है, जो उससे आगे की चेक पोस्ट है वो उन्होंने ट्रिपल लाइन फेंस वहाँ पर की है, जो यहाँ पर अभी सिंगल लाइन ये फेंस उन्होंने लगाई है। अफ़गानिस्तान के मनाज़िर आपकी आंखों के सामने है। वहाँ पे ये ट्रेड जो कि अब बहुत तेज़ी से और बड़ा उसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसको लेकर बड़े बड़े ट्रक्स की लाइंस लगी हुई हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त उमैर ज़ाहिद साहब मौजूद हैं जो कि डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स अंगूर अड्डा चेक पोस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर कितने अरसे से अब बाकायदा तौर पे ये एंट्री के साथ प्रॉपर तरीके से यानी लीगल तरीके से अब ये ट्रेड हो रही है, क्योंकि उससे पहले जब ये चेक पोस्ट नहीं थी या ये फेंसिंग नहीं थी तब तो ये मामूल चल रहा है। मैडम एक्चुअली मेरा चूँकि प्रेजमेंट से ताल्लुक है तो हमारी कार्गो व्हीकल्स जो है वो बेसिक हमारी जो कंसर्न है। बाकी ये कि यहाँ पे जैसे NLC आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो यहाँ पे FIA, IB और उनके थ्रू ये स्ट्रीमलाइनिंग होगी पैसेंजर्स की। NLC आएगा तो बैगेज स्कैनर भी आएगा और बैगेज स्कैनर से इनकी पैसेंजर्स की वो चीज़ें वगैरह भी चेक होंगी। अभी हमारा मेन फोकस ट्रेड के ऊपर है जो क्लियरेंसेस का है, रेस्ट जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस देख रही हैं, तो वो हमारा बेसिक है कि ट्रेड को कैसे एनहांस करना है ताकि मेजर ट्रेड इस वक्त क्या है जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान। जी देखें आइटम्स में अगर आप पूछ रही हैं उसमें एप्पल्स हैं जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स है, कोल है जो मेजर हमारी इम्पोर्ट्स हैं, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो राइस है फॉलोड बाय
हमारे ऑरेंजेस हैं पाकिस्तान की प्रोड्यूस है, इसके अलावा हाउस होल्ड आइटम्स हैं, इस तरह से एक्सपोर्ट्स हैं। तो अभी इस पीरियड में लाइक अगर मैं पिछले चंद 6 महीने की बात करूं तो ट्रेड में इजाफा हुआ है कितने %? जी देखें, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट डबल के करीब हुई हैं। जो पहले 2021 में अराउंड 4,000-5,000 इंपोर्ट व्हीकल्स थी, वो अब 13,000 तक चली गई हैं। एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर है पिछले साल और इस साल का, लेकिन हमें रेवेन्यू फिगर्स देखनी चाहिए। रेवेन्यू फिगर्स भी इन्हांस हुई हैं कि अब हमने 1.7 बिलियन रुपीज़ के ड्यू टैक्सेस कलेक्ट किए हैं इस साल, और पिछले साल जो था वो 0.6 बिलियन था, तो ये तकरीबन डबल हुआ है। देखें, जिस जगह पे लोग रेडी नहीं थे लॉस को मानने के, रूल्स को, उनको हमने इकोनॉमी सिखाई है और रेवेन्यू पोटेंशियल की। देखें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी करेंगे, कोई स्मगलिंग ना हो आइटम्स की, पाकिस्तान से कोई यूरिया ना चला जाए, उसके लिए भी हम बिल्कुल सारी 10 एजेंसीज यहाँ प्रेजेंट होती है जब हम एग्जामिनेशन करते हैं फील्ड में। तो बड़ी कस्टम्स का काम चैलेंजिंग है और आसान हो जाएगा अगर NLC आती है, रोड की डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कलेक्टर्स या डिप्टी कलेक्टर्स की जो पोस्ट में वो जो चार्म हुआ करता था वो अब नहीं रहा। देखिए, मेरा सबसे बड़ा चार्म ये है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम कर दूं इकोनॉमी की, और बायलैटरल ट्रेड ज़रूरी है। मैं फैसिलिटेट भी करता हूँ अपनी, लेकिन वो काफ़ी नज़रों से देखना भी होता है कि गाड़ियों में कोई सामान ना चले। भी वो काफ़ी नज़रें होती होंगी बहुत। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम बिल्कुल जिस तरह एक फ़िश बॉल वाला है ना, क्या फ़िश बॉल मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, उस तरह से हमारे ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि इसको ऑटोमेशन पे लेके जाएंगे। पाकिस्तान के बाकी 3 जो बॉर्डर स्टेशन के हैं, खरलाची, तोरखम और गुलाम खान, उसकी तरह ये भी हो जाए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फाइबर ऑप्टिक केबल हम लेकर आए हैं, तो उसकी वजह यह कि हम ऑटोमेशन को लेकर आएंगे और आप ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी और क्लियरेंसेस हो जाएंगी, वो और स्मूथ होगा। जी जी तो एक चीज़ मुझे और बता दीजिएगा, ये आपने ट्रेड के हवाले से तो बात की, जो फेंसिंग के बाद वाला जो मूड है, चाहे वो यहाँ इस बॉर्डर के इस तरफ वाले लोग हैं, चाहे वो बॉर्डर के उस तरफ वाले लोग हैं, कितनी उसमें एक एटीट्यूड में ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि अब कम हो गई हैं। वो उसका बॉर्डर क्लोज होना, लेकिन और वो टेम्परेरी होता है, वो एक आध दिन भी बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन का नहीं होता। तो माशाल्लाह उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लोग खुश हैं। वो कहते हैं कि पहले आप काबुल जाते थे तिजारत करने, उधर से 300 किलोमीटर दूर है काबुल, अब यहाँ के लोकल पॉपुलेशन आगाह हो गई है कि एप्पल का क्या रेट है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, सेल्स टैक्स क्या होता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने ऐसे रीजन में जो वॉर टर्न रीजन है उसमें आपने लोगों को सिखाया है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। इससे प्राइस में कोई क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि पहले जो है वो बगैर आप ये टैक्सेस के, बगैर चीज़ों के उधर जाते थे, वहाँ से चीज़ें आती हैं, एक्सपेंसिव हुई है। देखें, आपकी हुकूमत को नेशनल एक्सचेकर में बहुत फ़ायदा हुआ है, तो वो उसका गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हुआ है, आवाम की। देखें, इम्पैक्ट के लिए ये है कि वो डेफिनेटली उसके फिर वो लोकल मार्केट्स के सर्वे के साथ फिर हमें वो टेबुलेट करना पड़ेगा। वो आपका डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स का भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, तो वो मैं आपको ज़रूर उसकी रिपोर्ट शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ की ट्रेड के हवाले से जान रहे थे, जो उन्होंने कहा कि 1.7 बिलियन रेवेन्यू की मद में, और ये बड़ी एक डेफिनेटली जो पब्लिक एक्सचेकर है, ये जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है, उसमें एक अच्छा इजाफा है। और मेरे ख्याल ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सबसे काबिल सताइश अमल है कि इसमें पता चल रहा है कि क्या वहाँ से आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने हमें डिटेल्स हमसे शेयर की हैं। चलते हैं आगे, अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर करना बाकी है। अंगूर अड्डा में मौजूद है, अभी दोबारा वाना भी जाना है। वो हॉस्पिटल्स भी जो यहाँ पर दोबारा से बने हैं, उनको भी हम जाएंगे और अपना विज़िट कराएंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हम वाना में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोकल्स हैं, उनसे ज़रा हम बात करेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर हर जगह पर होता है। जो मेरे साहब मौजूद हैं, ही कैन नॉट स्पीक उर्दू एंड आई कैन नॉट स्पीक पश्तो, तो हमारा जो साथ दे रही हैं वो सुमेरा से मैं बहुत अरसे देर से कोशिश करी थी कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, तो इस बहाने सुमेरा से ही बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा ट्रिप? बहुत ज़बरदस्त, एंड फॉर मी इट्स ऑब्वियसली माय ओन सॉइल, तो एक अलग ही जज्बा होता है जब भी यहाँ आते हैं। अच्छा, अब जो मैं इनसे क्वेश्चन करूँगी तो डेफिनेटली यू विल पुट ऑन इन पश्तो एंड देन फिर उसको आप इंटरप्रेट कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर हैं, अब इलाके में अमन है, अब ये इलाके में अमन आपको कैसा लगता है, और क्या कंपैरिजन अगर हम करें कि पहले जो दहशतगर्दी होती थी अब अमन है, फ़र्क बताइए। जी दा खो په 2007 نه د مخه په دغه ملک کې چې کومه د سخته دهشتګري وه، په 2007 کې د دغه میاشتې چې مارچ په 6 تاریخ باندې جنوبي وزیرستان وانا ډیویژن کې زه ملک سید الله وزیر امازای نو مو دا اعلان په خپله مو کړی دی، دا ټول حکومت ته په ریکارډ پروت دی. مو د شرکت اعلان وکړ چې زه په خپله خوراک امن رو بیا دا که زه دهشتګر نه غواړم. په دا د مو سره دهشتګر جنگ شریک د مو درې ورنه شهیدون شول، یو مې بادشاهي پې شهیدون شو په موقع، او مې ملې پې ختم شولې، او مو جنگ ورسره وکړ، دې ته مې شکست ورکړ.
په 2007 کې میر د شرګرد خپل خورنه مو واستل او دا مې په شهیدان شول او مې مل په ختم شو وای سول इनका कहना यह है कि हमारा दहशतगर्दों को खुला पैगाम है कि इस इलाके में हमें सिर्फ अमन चाहिए और इनके घर से 3 भाई और 1 बच्चा इनका इसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए मुख्तलिफ़ सूरतों में जैसे जिरगा था, अमन लश्कर था, अमन की कोशिशों में इन्होंने अपने घरों से कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन कहते हैं कि आज की तारीख़ याद रखें, मैं इस इलाके का मशर हूँ, बड़ा हूँ और मेरा नाम तसुफ़लनुम बब्याउख है। मेरा नाम जो है वो भी याद रखें कि मैं दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि इस धरती पर हमें सिर्फ अमन चाहिए, दहशतगर्दी नहीं चाहिए। फाटा के बाद जो इनका खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्जर, उस मर्जर के बाद वो जो सम्राट आने थे, ये कहा जाता था कि वही उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वही उनकी नुमाइंदगी होगी वफाक में भी, वो चीज़ें, तो उसके सम्राट इनको आने शुरू हुए। इस चिकिम वादी शवी आ वादे देवसा प्राइवान स्वापिरा चिकिम पुलिस रूगाई दा नाकाम स दा पारा खबरा के नाकाम स د میر امن ته د خطر ورسېدله د میر امن ته خطر دودنه نو میر حکیم خپل روایت وی د میر خپل حکیم جرګا وا هغه د امن د پوره مضبوطه وا پولیس په دا کې ناکام دی نو میر دا وی چې په دانه چټه میر ته د سفر د ویری په بودی نه دروغلی په ګورو نیت شای نشته نه بودی روغلی دو نه سړک جوړ شوی دی نه د مینا جوړ دی نه تعلیم نشته جوړ شوی دی سپټالینه سکولینه خوشتاپینه ناراض کای طالب سوال دی نو دا د میر سره ظلم دی میر دا وی چې میر د سپټالینه سکولینه چې جوړ دی دا د خلوصي دا ته د شټاپ ورکړ چې خلک ضرورت پیراشي د مینا دا جوړ شي چې میر ته سہولت دی به جوړ شي او د میر سړکینه هغه سړکینه دی چې پرانګای په درځ کې ودی نه اتل هغه سړکینه دی پټانګن صابونه درې مل کامل قانون چې پېدرمي او میر ته د سړکینه جوړ شي ځکه چې میر انسانونی د پاکستان خلک قرباني ورکړي دي نو دا چې شمر کا چې د میر کومه قرباني ورکړي دي هغه قرباني مطابق میر سره هیڅ شګړاند شوی صحیح ये इनका कहना है कि उसके जो मज़मरात थे जो मर्जर के थे फाटा इंज़माम के बाद, वो कहते हैं कि उसमें सबसे बड़ा हमें ये लगता है मसला ये है कि जो जिरगा सिस्टम को तब्दील किया गया है मुतबादल पुलिस सिस्टम के साथ, वो हमें नाकाम होता नज़र आता है क्योंकि हमारा कल्चर उसके हवाले से उसके हिसाब से हम जिरगा सिस्टम लेकर चलते थे, हम अपने मसाइल हल करते थे और पुलिस और जो दूसरा एक निज़ाम अदल आया है जो बाकी पाकिस्तान में है उस हिसाब से डिलेज़ हो जाते हैं, इंसाफ में ताख़ीर होती है और एंड यू नो दैट कि जिरगा सिस्टम उसी वक्त क्विक एंड फौरी जस्टिस, फास्ट स्पीडी जस्टिस में बिलीव करता है। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि पानी की शॉर्टेज की वजह से हमें बहुत मसाइल का सामना चाहिए था, डैम्स बन जाते इतने अरसे में, छोटे डैम्स बन जाते लेकिन बन जाते। वो कहते हैं बहुत सी सड़कें ऐसी हैं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत वो तकलीफ़ में है। वो कह रहे हैं कि बहुत सी बनी भी हैं लेकिन बहुत सी जगहों पर अभी वही सड़कें चल रही जो अंग्रेज़ के ज़माने से थी। तो अगर हमें इतने अरसे में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर दिया जाता और अभी भी अगर कर दिया जाए तो हम बहुत खुश होंगे। हमारे इलाके में इस वक्त 3 सबसे बड़ी ज़रूरतें तालीम, सेहत और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सुमेरा, ओवरऑल हमने ये एक विज़िट किया, हम वाना भी गए, वाना पे भी मौजूद हैं, हमने अंगूर अड्डा भी विज़िट किया, तो यहाँ पर KPK के साथ मर्जर के वो सम्राट नज़र नहीं आ रहे, ख़ासतौर पे जो रिहायशी हैं, जो भी इनसे भी बात हुई, आपने उसको इंटरप्रेट किया। हम जब अंगूर अड्डा गए थे वहाँ पर भी तो पीपल आर नॉट हैप्पी, वहाँ पे भी उन्होंने यही बात बताई थी कि जो पुलिस का सिस्टम है उससे वो इतने खुश नहीं है। तो ये किस तरह से सॉर्ट आउट? नादिया, इसमें असल में यहाँ पे FCR और उसके बाद सेंचुरीज़ ओल्ड जस्टिस सिस्टम, और आपको पता ही है, और उस सेंचुरीज़ ओल्ड जस्टिस सिस्टम को इतनी जल्दी रिलिंक्विश करना इनके लिए भी आसान नहीं है क्योंकि आप जानती हैं उसमें बहुत सारी रस्में ऐसी थी, स्वरा था, स्वरा टाइप जिसमें बच्चियों को मुतबादिल दे दिया जाता था। अब यहाँ पर अगर दूसरी कहानी का रुख मैं आपको बताऊं तो शायद कुछ लोगों को उस पर एतराज़ होगा कि हमारे वो सदियों पुरानी रस्मों में कोई आकर क्यों ऑल्ट्रेशन करे। तो वो पाकिस्तानी कानून के हिसाब से तो जाहिर है आप अपनी बच्ची किसी जुर्म के बदले में नहीं दे सकते, या आप किसी भी लड़की के घर के बाहर जो बालिग हुई है आप उसके घर के बाहर जाके फायरिंग करें और आप कहें ये मेरी है, तो वो कानून पाकिस्तान तो उसकी इजाज़त नहीं देगा। आई थिंक ये इनका टर्बुलेंट टाइम है। फाटा इंज़माम के बाद आई बिन टू नॉर्थ वज़ीरिस्तान, आई बिन ट्रैवलिंग टू साउथ वज़ीरिस्तान बाई रोड, और मैं चाहूँगी कि इसमें हमें बाई रोड भी आने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो सड़कें जिनको हम गवर्नमेंट बनाती रही है इंज़माम के बाद, एक बेहतरीन सड़कों का नेटवर्क मौजूद है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर अंगूर अड्डा का एरिया है
यहाँ बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो तिजारती गुजरगाह है। वहाँ पर जैसे आपने सुना कि ट्रक्स टॉपल हो जाते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि वहाँ अगर ट्रक टॉपल होता है तो वो सिर्फ एक ट्रक नहीं है, वो उनके 3 महीने का खर्चा गिर जाता है ना। जी नाज़रीन, ये जो बेसिकली जनूबी वज़ीरिस्तान में 2004 में अमेरिका ने अपना पहला ड्रोन हमला इस इलाके वाना में किया था, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, जिसमें नाइक मोहम्मद समेत 5 अफराद हलाक हुए थे। और इस ड्रोन हमले में नाइक मोहम्मद के साथ उसके साथी भी हलाक हुए थे। 7 जून 2009 को जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन राह निजात शुरू करने का ऐलान किया गया और तमाम इस पर अमल दरामद 17 अक्टूबर 2009 को हुआ। फाटा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक रिकॉर्ड के मुताबिक उनके तकरीबन 1,50,000 से ज़्यादा ख़ानदानों ने यहाँ पर नकले मकानी की। तो ये बेसिकली वाना की हिस्ट्री है और यहाँ पर वाना पे आने का मकसद भी यही था कि वो अमन जो यहाँ के रिहायशियों से, जो यहाँ के माहिदीन से, जो यहाँ के मलिकों से छिन गया था, वो अमन पाक फ़ौज की कुर्बानियों ने उनको वापस लौटाया है। इसमें टाइम लगा, लेकिन बहरहाल कोशिशें रंग लेकर आईं, खून रंग लेकर आया, कुर्बानियाँ रंग लेकर आईं और आज हम बड़े फ़ख्र से यहाँ पर मौजूद हैं। जिस वाना का हम जब अपने प्रोग्राम्स करते थे या हम अपनी दहशतगर्दी के दौरान जब हम ट्रांसमिशंस करते थे, जिस शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान का हम जिक्र उस हवाले से करते थे कि यहाँ पे एक दहशतगर्दी हो रही है, वाना में ड्रोन अटैक हो गया, अंगूर अड्डा में ये हो गया, आज हम वहाँ पर मौजूद हैं और ये हमें बेसिकली एक सलाम है ये हमारी पाक फ़ौज को कि बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट मैं यहाँ पे रोड पे खड़ी हूँ और आपसे ये बात कर रही हूँ। इस पूरे वाना को, अंगूर अड्डा को, जनूबी वज़ीरिस्तान को हमने यहाँ पर विज़िट किया है। डिटेल्स हमने आपसे शेयर की, मुख्तलिफ़ बाज़ारों का दौरा भी किया, लोगों से भी बात की, DC से भी बात की, माहिदीन से भी बात की। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान के वो इलाके जो कि कंजर्वेटिव इलाके थे वो डेवलप हो रहे हैं और यही हमारी कामयाबी की निशानी है। हमारी दुआएं हैं अपनी कौम के साथ, अपनी पाक फ़ौज के साथ। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।